नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो रंगों से भरी है, रंग बिरंगी है। तो दर्शकों, आइए आज अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है सकारात्मक सोच एवं आध्यात्म, सफल जीवन का आधार। और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी डॉक्टर अमित गुलेरिया जी से, जो कि प्रशासनिक अधिकारी तो है ही, लेकिन साथ ही कई सारे रंग इनसे जुड़े हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, जैसे कि आज हम आपसे कई सारी बातें करेंगे और आपके बारे में जानेंगे भी, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में जानने से कि आप कहाँ से हैं। और अगर हम स्कूलिंग की बात करें, जगह की बात करें, तो स्कूलिंग किस तरह से हुई और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी मैम, मैं हिमाचल प्रदेश का ही निवासी हूँ मैम। मंडी ज़िला से मैं संबंध रखता हूँ। मंडी ज़िला में एक गांव है लूना पानी, मंडी सदर से समीप ही लूना पानी गाँव में मेरा जन्म 1 अगस्त 1983 को हुआ। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मंडी शहर में हुई। मंडी शहर में हम शिफ्ट हो गए गांव से, मंडी शहर में ही बसे और 10वीं तक की शिक्षा वहीं से हुई। +2 मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है हमारा सुंदर नगर में, BSL कॉलोनी में, वहाँ से मेरी +2 हुई। और उसके बाद मैं हमारे जो वेटनरी साइंस, जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है, वहाँ से मैंने पशु चिकित्सा वेटनरी साइंस में डॉक्टरी की। और डॉक्टरी करने के बाद मेरा जो चयन है वो सरकारी सेवा में हो गया और मैं 5 साल तक पशु चिकित्सा के रूप में मैंने कार्य किया फील्ड में। उसके बाद फिर मैं प्रशासनिक सेवाओं में आया। जी बिल्कुल सर, ये तो हमने आपका जो है कहानी, एक अगर हम कहें कि ओवरव्यू जो है वो तो ले लिया कि किस तरह से आपका अभी तक का जीवन रहा, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको टुकड़ों में बांट कर अगर बात करें तो स्कूलिंग के बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगी कि जब हम बच्चे होते हैं, जैसे कि हमने अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया अभी कि किस तरह से आपकी जो है पढ़ाई आगे हुई है। तो जब बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो कई सारे जो है शौक होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं और स्कूल लाइफ काफ़ी अगर हम कहें तो इंटरेस्टिंग भी होती है और हमारी शुरुआत होती है इसमें, बच्चा जो है अलग अलग इंटरेस्ट में जाता है। तो स्कूलिंग लाइफ आपकी किस तरह की थी और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो उस समय किस तरह के थे? जी मैम, हमारे ज़माने में, क्योंकि अब तो हमारी आयु भी 40 से पार हो चुकी है, तो हमारे ज़माने में इतना अधिक मोबाइल इत्यादि तो नहीं थे। तो हमारे पास तो मनोरंजन का एक ही साधन रहता था, वो था खेलकूद। तो खेलकूद, पढ़ाई और खेलकूद 2 ही कार्य हम करते थे। तीसरा तो टीवी इत्यादि या घूमना इत्यादि, बाकी किसी भी चीज़ में मेरा उतना कोई ज़्यादा शौक नहीं था। पढ़ने का मुझे काफ़ी अधिक शौक था। मेरे माताजी बताते हैं कि जब छोटा था, नर्सरी KG फर्स्ट में भी जब पढ़ता था, तो इतना पढ़ने का शौक था कि स्कूल से आते आते रास्ते में ही मैं अपना होमवर्क कर लेता था, घर तक भी पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो पढ़ने का काफ़ी अधिक अध्ययन में काफ़ी लगाव था और साथ में खेलकूद में भी क्रिकेट इत्यादि, स्विमिंग इत्यादि, ऐसे फिजिकल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ रुझान रहा। और इसका मुझे लगता है कि बड़ा लाभ भी हुआ, क्योंकि मोबाइल इत्यादि नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थी कोई यहाँ वहाँ, जैसे आज के युवा का काफ़ी माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो हमारा बड़ा फोकस बड़ा अच्छा रहा और उससे जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने में सहायता मिली। बाकी आध्यात्मिक जो रुझान था वो भी शुरू से ही रहा, बचपन से ही। मतलब स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो वो भी बचपन से ही आपके साथ जुड़ी हुई है और अभी तक जो है आपके साथ ही जुड़ी है। इसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सर, जैसे कि आपने बताया कि पढ़ाई का शौक जो है आपको बचपन से ही रहा और काफ़ी जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में था। और जैसे कि आपने होमवर्क वाला अपना किस्सा सुनाया, तो इसी तरह का डेडिकेशन चाहिए होता है शायद अगर हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। तो सर, अगर हम कॉलेज की बात करें, जैसे कि अभी आपने कॉलेज के बारे में बताया था, अपनी डिग्री के बारे में बताया था, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि स्कूल के बाहर निकल के किस तरह से जो है तैयारी हुई और किस तरह से आपका वो कॉलेज वाला टाइम गुजरा? जैसे मैंने आपको कहा कि अध्ययन में रुचि थी, तो मेरी माताजी काफ़ी लगाव है मुझसे उनका, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही प्रेरित किया कि आपने डॉक्टर बनना है। हालांकि मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता था। तैयारी भी काफ़ी जम के की, काफ़ी दम लगा के किया, काफ़ी रातों रात रातें काफ़ी लगाई पढ़ाई में भी,
लेकिन किसी कारणवश MBBS में तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हमारा जो वेटनरी जो है हमारा साइंस पशु चिकित्सा, उसमें हमारा चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हमारी सरकारी विश्वविद्यालय है, तो वहाँ मेरा चयन हुआ। सन 2002 से 2007 तक 5 वर्ष तक हमारा पूरा करिकुलम रहता है और कठिन पढ़ाई रहता है, कठिन वहाँ करिकुलम रहता है, तो वहाँ मेरा रहा। और पालमपुर तो वैसे ही बहुत ही सुंदर जगह हम जानते हैं हिमाचल की है, तो वहाँ बड़ा सुंदर तरीके से जो है हमने पशु चिकित्सा में मैंने जो है डिग्री जो है वो हासिल की। जी बिल्कुल। अगर हम रुझान की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो वो आपका स्टडीज़ में ही खासा रहा है और उसी के ज़रिए जो है आप अलग अलग लेवल्स पे पहुँचे हैं। तो सर अगर हम बात करें तैयारी की, उस समय आपकी स्टडीज़ की, अगर हम स्कूल से कॉलेज तक के बीच की तैयारी की अगर बात करें, क्योंकि जब हम स्कूल से निकलते हैं तो बच्चे ही होते हैं, तो कभी कभी क्या है डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और कभी कभी बच्चों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। तो वो समय किस तरह का था और उस समय किस तरह से आपने चुना और किस तरह से तैयारी की स्कूल के बाद? ठीक, सही कह रहे हैं मैडम कि हमारा +1 +2 खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर जो हमारे, क्योंकि +2 के बाद हमारे काफ़ी एग्जामिनेशन रहते हैं। आजकल तो नीट के नाम से जाना जाता है या AEEE के नाम से होता है। हमारे टाइम में जब 20 वर्ष पहले हम जब +2 करके निकले थे तो उसमें PMT और इंजीनियरिंग के भी अलग अलग, जैसे IIT रुड़की और REC कहते थे उसमें हमीरपुर को, NIT तो उसके बाद हुआ। तो हमारे समय में, और वो समय भी कुछ ऐसा था कि जो थोड़े से मेधावी छात्र थे उनके लिए डॉक्टरी और इंजीनियरिंग 2 ही स्ट्रीम रहते थे, कि जो अच्छे बच्चे हैं भाई वो +2 के बाद या तो डॉक्टरी में निकल जाएंगे या इंजीनियरिंग में निकल जाएंगे। तो वो समय बड़ा क्रूशल रहता है उस समय में। और लेकिन समस्या ये है कि उस समय जब टीनेज उसको कहा जाता है, जो 13 से 19 तक की जो एज होती है, उसमें प्रेशर भी, सामाजिक और मानसिक भी प्रेशर इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शरीर में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, व्यक्ति किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ जा रहा होता है। तो उसका मुझे लगा कि +1 +2 में मैं भी उससे प्रभावित रहा, क्योंकि 10वीं तक मेरी जो परफॉर्मेंस थी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में जो आते थे, लेकिन +1 +2 में मैं वो अपनी गति मेंटेन नहीं कर पाया। और यही जो प्रेशर जो हर एक छात्र या छात्रा इस अवस्था में जिस अवस्था से 2-4 होते हैं, उसी अवस्था से मुझे भी 2-4 होना पड़ा। और मुझे लगा कि मेरा जो फोकस है वो कुछ डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो जहाँ तक मैंने लक्ष्य रखा था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। पर फिर भी क्योंकि बेसिक रुचि थी पढ़ने की, तो अंततः सिलेक्शन तो मेरा चलिए प्रोफेशनल कॉलेज में हो गया, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। और वही एक कारण भी रहा मेरा आगे प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश करने का, क्योंकि मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मैंने सोचा था। तो एक अंडर अचीवमेंट की एक भावना रही। लेकिन क्योंकि सारी असफलताएं बुरी नहीं होती हैं। एक जो सफलता है वो इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। अगर आप उसको सकारात्मक रूप से लें तो निश्चित रूप से वो प्रेरित करती है आपको और ऊंची सफलता प्राप्त करने के लिए। मेरा जीवन भी कुछ उसी तरह से रहा। जी बिल्कुल। सर जैसे कि एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, जैसे कि हम आजकल बच्चों की बात करें, वही अगर हम स्कूल के बाद के बच्चों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने भी कहा, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं बॉडी में, और सोशली भी अगर हम बात करें, सोसाइटी की भी बात करें, तो वो टाइम ही ऐसा होता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर आता है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें +2 के बाद निकल के? ये बिल्कुल सही प्रश्न है दमनी जी, और बड़ा रेलेवेंट भी है। तो जैसे कहा कि अभी आपने कहा और डिस्कशन चली है कि इस तरह से रहता है स्ट्रेस, तो उस समय आपका एक सपोर्टिंग कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अब आप मोटिवेशन, आपको देखिए, आपको उसमें एक ऊर्जा चाहिए, आपको सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अब वो मोटिवेशन ऊर्जा कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जिससे आप वो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोई अच्छी किताब पुस्तक भी हो सकती है, कोई आपका रोल मॉडल भी हो सकता है, अभिभावक भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वो पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, क्योंकि उस समय जब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमें खींचने वाला, कीचड़ में अगर हम जा रहे हैं तो कीचड़ से खींचने वाली शक्ति भी चाहिए, और वो शक्ति उससे ज़्यादा सामर्थ्यवान चाहिए, तभी व्यक्ति ऊपर की तरफ आएगा, अन्यथा नीचे की तरफ जाएगा। और आज के ज़माने में और इस एज में भी, क्योंकि हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ से प्रेशर है, तो नीचे गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे हमारे युवा आजकल नशे में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आस पड़ोस के सारे मित्र मंडली वैसी है, मोबाइल के ऊपर वैसी सामग्री है, तो जाने के चांस ज़्यादा है। तो आपको ऊपर उठाने के जो फोर्स है, जो शक्ति है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसमें आपकी श्रद्धा भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
तो मेरा तो सौभाग्य था कि मैंने अध्यात्म से वो ऊर्जा प्राप्त की, अध्यात्म से वो शक्ति प्राप्त की। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की अध्यात्म में उतनी रुचि ना हो जितनी कि हम में है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव कोई ना कोई आपके जीवन में ध्येय, स्रोत, व्यक्ति, मोटिवेशन जरूर होनी चाहिए। और वो मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए। अब दिक्कत ऐसी है कि आज के ज़माने में हमारे जो युवा बच्चे हैं वो अपनी ही मित्र मंडली उनकी मार्गदर्शक है जी। और क्योंकि मित्र मंडली स्वयं अभी इतनी बेचारी व्यस्त नहीं है, स्वयं वो नीचे की तरफ जा रही है, तो वो दूसरे को भी नीचे की तरफ ले जाते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में अब हम भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधांश चतांसी रूपगीय माना, कि कलयुग में समस्या ये है कि देर आर ब्लाइंड लीडर्स एंड देर आर ब्लाइंड फॉलोअर्स, कि जो दिशा दिखाने वाला है उसमें अपने आप में कोई अधिक सामर्थ्य या शक्ति या उसके बाद दिशा नहीं है जी जी। वो स्वयं गलत ट्रैक पे चला है और अपने साथ जो अपने साथियों को लेके जा रहा है वो भी गलत ट्रैक पे है। तो इसीलिए हमें अपनी थोड़ी संस्कृति की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ऐसे व्यक्तित्व की तरफ देखना बहुत जरूरी है और उससे मोटिवेशन लेना बहुत जरूरी है। मतलब कहा जाए तो जब नेगेटिविटी इतनी होती है तो पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना चाहिए। पॉजिटिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए नेगेटिविटी से जी। और हमें कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन रखना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी क्राइसिस हो गए, हम अपने उस जो सोर्स है हमारा, उससे हम पॉजिटिविटी, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल, ऊर्जा लेवल डाउन जाता है, संसार जो है हमारी शक्ति सोखता है, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है और मन तो वैसे ही बड़ा चंचल है, शास्त्र भी बताते हैं, गीता भी बताती है। तो उसको स्टेबलाइज करने की जो ऊर्जा है वो स्ट्रांग होनी चाहिए जी, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी हम बातचीत भी कर रहे हैं, यूथ की हम बात कर रहे हैं, और यूथ की जब भी हम बात करते हैं तो हम देश की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं। तो दर्शकों, इसी देश प्रेम के साथ हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे एक देशभक्ति का गीत। तो आइए दर्शकों सुनते हैं एक गीत। प ग ग ग स स स नि 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 प नि सा ग रे ग प सा नि प प ग रे नि रे ग रे सा। आगे की राह पर साथ हम चले, आंधियों से पानियों से जूझ कर चले। आगे की राह पर साथ हम चले, आंधियों से पानियों से जूझ कर चले।
दर्शकों, हमने देखा एक देशभक्ति का गीत, और जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, यूथ की हम बात कर रहे थे, किस तरह से मोटिवेटेड रहना चाहिए उसकी हम बात कर रहे थे। तो सर, अगर अब हम आपकी बात करें, और जैसे कि आपने कहा कि पहले आपका कॉलेज लाइफ किस तरह से रहा, आपने टेस्ट किस तरह से क्लियर किया, और डॉक्टर जो है वो भी आप हैं, लेकिन साथ ही जब हम आगे बढ़ने की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ अगर हम जाना चाहें अब, तो किस तरह से आपके मन में ख्याल आया कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहिए? और अगर हम तैयारी की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी तैयारी इसके लिए चाहिए, और अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो शायद इसे क्रैक करना मुश्किल है। तो वो मोटिवेशन किस तरह से आपके अंदर आया, और इसकी अगर हम तैयारी की बात करें वो किस तरह से आपकी हुई? जी अच्छा प्रश्न मैम। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक अंडर अचीवमेंट की भावना तो पहले से थी, जो कि नहीं, चयन जहाँ तक सोचा था वहाँ तक नहीं हो पाया। तो पहली तो मूलभूत भावना तो वही थी कि जीवन में अब कुछ बड़ा करना है। कोई बात नहीं, फेलियर आया है, लेकिन ये आगे बढ़ने की एक स्रोत है। और जिसमें जैसे मैंने कहा, ये ऊर्जा मुझे भगवत गीता से मिली, क्योंकि भगवत गीता मैं सदा अपने पास रखता था और वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता था। तो उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं की तरफ रुझान भी था। मैं थोड़ा सा अपने जितने भी युवा वर्ग है, जो खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अगर अपने कैरियर के रूप में, जो विकल्प के रूप में देख रहे हैं, उन खासकर युवाओं को थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले किसी भी सेवा है, चाहे प्रशासनिक सेवा है, चाहे किसी अन्य सेवा भी हम जानने का जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, सबसे मूलभूत भावना है कि हमारा उसके प्रति समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक सेवाओं की जो सुंदरता है या खूबसूरती है वो ये है कि इसमें चयन प्रक्रिया ही सरकार के द्वारा इतनी कठिन रखी गई है कि केवल वही व्यक्ति इसमें लगा रह पाता है जिसमें वास्तविक रूप में इसकी तरफ आकर्षण है। वैसे तो इसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं कि इसमें नेम, फेम, ग्लोरी है, सल्यूट है, पावर है, प्रेस्टीज है, वो एक मोटिवेशन का कारण रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो जो मोटिवेशन का कारण है वो केवल बाह्य है, वो बाहरी है, वो असल कारण नहीं है, और वो सही कारण भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा, अगर जैसे मैं कच्ची अवस्था कहूँगा उसको, कच्ची अवस्था में हम यहाँ आ जाते हैं, तो हम आगे जब इस सेवाओं में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि इन सेवाओं का जो समर्पण भाव अधिक है इसमें। हम 10 से 5 तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते कि हम कहें कि केवल 10 से 5 तक ही हम सर्विस करेंगे। फील्ड में खासकर जब SDMs या DC की जो पोस्टिंग होती है वो काफ़ी कठिन होती है, उसमें 24 घंटे का समर्पण चाहिए। अब डिज़ास्टर का समय चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है, कितना आपदा हम देख रहे हैं, तो हमारी प्रशासनिक टीमें जो है वो दिन रात लगी होती है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि 12 बजे मुझे कॉल क्यों आ रहा है, 3 बजे मुझे कॉल क्यों आ रहा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि किसी भी सेवा में चयन करने से पहले आप वहाँ की परिस्थिति जान लें, देख लें कि वहाँ किस तरह का समर्पण चाहिए। अगर हम ईजी गोइंग लाइफ चाहते हैं तो फिर तो प्रशासनिक सेवा हमारे लिए नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा याद है कि जब हम ट्रेनिंग में हिप्पा में हमारी ट्रेनिंग हुई चयन के बाद, तो वहाँ अच्छे बड़े लोग और अनुभवी लोग हमें पाठ बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए वहाँ आते थे। तो नाम मैं भूल रहा हूँ कि उन्होंने कौन थे वो महोदय, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने कहा, बोलते लुक नाउ यू आर इनटू हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसको हिंदी में हिमाचल प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। तो बोलते आप सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मेधावी हैं, सेलेक्ट होके यहाँ आए हैं, पर हो सकता है कि आप में से कईयों का ध्येय हो जीवन में धन कमाना। तो यदि आपका जीवन में ध्येय धन कमाना है तो आप गलत सर्विस में आ गए, क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस यानी सेवा। आपको एक पद विशेष पे रह के सेवा करनी है, जन सेवा करनी है। तो अगर धन कमाने की इच्छा है तो आप गलत जगह आ गए हो। तब तो फिर आप बिजनेस में जाइए, MBA कीजिए, कोई MNC में काम कीजिए, ये उस कार्य के लिए नहीं है। तो मैं यही कहूँगा युवाओं को कि यदि आप में सच्ची मतलब उस सेवा के प्रति आपकी भावना है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस बुरा है या कोई और, या प्रशासनिक सेवा बहुत अच्छी है, बिजनेस बुरा नहीं। आप अगर बिजनेस में भी बहुत अच्छे हैं तो आप सेवा दे रहे हैं, आप गुड्स प्रोडक्ट्स जो भी आपका बिजनेस है, आप कईयों को रोजगार दे रहे हैं, देश सेवा, समाज सेवा आप उस माध्यम से भी कर रहे हैं। लेकिन अपने रुझान को जरूर देखें, अपनी नेचर को, अपने स्वभाव को जरूर देखें। जिस तरह का आपका गुण है उस तरह से आप सेवा के लिए आगे बढ़े। तो मेरा कुछ प्रशासनिक सेवाओं की तरफ रुझान था, तो इसलिए मैंने इस तरफ बढ़ने का प्रयत्न किया। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए अगर आपकी स्टोरी की अभी तक हम बात करें तो कितनी इंस्पायरिंग है। और जैसे कि हम कहते भी हैं कि फेलियर से हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, वो एक बड़ा चैप्टर हो सकता है, एक बड़ा स्टेप होता है हमारे फ्यूचर के लिए।
तो सर जैसे कि अभी आप पोस्टेड है जो सर्विसेज है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप कार्यरत हैं, तो थोड़ा सा मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ आपने कार्य किया है और साथ ही अभी कहाँ आप कार्यरत हैं। जी मैम, मेरा चयन 2012 में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हुआ। प्रदेश भर में तीसरा रैंक मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हमारी पहली पोस्टिंग बीडीओ के तौर पे होती है, वो ट्रेनिंग के तौर पे पहले एक वर्ष तो ट्रेनिंग रहती है हिप्पा में और डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट में, वो मशोबरा में और डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट में कुल्लू में रहा। उसके बाद बीडीओ एज ए बीडीओ में ठियोग में पोस्टेड हुआ, जिला शिमला में। तो वहाँ लगभग एक वर्ष तक कार्य करने के बाद ट्राइबल पोस्टिंग मुझे मिली, क्योंकि पहले ट्राइबल इलाके में भेजा जाता है। तो मैं जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में बतौर एसडीएम मेरा कार्यकाल रहा। 2 वर्ष मैंने वहाँ जितना भी हमारा टेन्योर रहता है ट्राइबल एरिया का वो मैंने काटा। उसके बाद मुझे कुल्लू आने का मौका मिला। कुल्लू में मैं असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर, AC टू DC कहते हैं, DC ऑफिस कुल्लू में मैं पोस्टेड हुआ। उसके बाद एसडीएम कुल्लू के पद पे मैंने कार्य किया। उसके बाद फिर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर कुल्लू में ही और RTO कुल्लू के रूप में 2 चार्ज मुझे मिले। उसके बाद एसडीएम मनाली का भी चार्ज मिला, फिर दोबारा एसडीएम कुल्लू बना। उसके बाद एसडीएम पालमपुर, और पालमपुर एसडीएम रहने के बाद 2.5 वर्ष वहाँ काटने के बाद अब इस वर्ष के प्रारंभ में मैं आयुष विभाग में, जो हमारा आयुष विभाग है, उसमें अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। जी, अगर आपकी बात कहें तो इतना सारा एक्सपीरियंस आपको मिला है और इतनी सारी जगह जो है आपकी पोस्टिंग हुई है, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से भी इसके साथ ही जुड़े हैं। तो जब हम अलग अलग जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो वहाँ का कल्चर अलग होता है, और अगर हम कस्टम्स की बात करें वो भी काफ़ी अलग होती है। तो जैसे कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो जब आप अलग लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, वहाँ की जो कस्टम्स है वो देखते हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में देखते हैं, तो अगर आपकी ट्रैवलिंग लाइफ की भी अगर मैं साथ में बात करूँ, उस तरह की रही है क्योंकि, तो आप किस तरह से समझते हैं दूसरों के कल्चर को, दूसरों के कस्टम को, और एज एन इंडिविजुअल कितना ज़रूरी भी है दूसरों के कस्टम्स को समझना और दूसरों के जो रीति रिवाज है उनको समझना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मैम, कि हिमाचल वैसे भी हम देवभूमि कहते हैं, और सौभाग्य से मैं अभी 2012 से तो प्रशासनिक सेवा में हूँ, लेकिन जब मैंने वेटनरी साइंस करके मैं 2007 में निकला था, तो सौभाग्य से उस वक्त मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में, यानी एज ए वेटनरी ऑफिसर भी मैंने 5 वर्ष यहाँ अपनी हिमाचल सरकार में ही कार्य किया। तो कुल मिलाकर तो मेरा कार्यकाल अभी 17 वर्ष का हो गया है। तो उसमें भी मैं सिरमौर में भी रहा और मंडी जिले अपने, उसमें भी मेरी पोस्टिंग रही। तो कम से कम 6-7 जिलों में मेरी पोस्टिंग अब तक हो चुकी है। कम से कम आधा हिमाचल तो देख लिया है। कल्चर बिल्कुल अलग है और लोग भी अलग अलग तरह के हैं। देव कल्चर प्रधान है, सुप्रीम में आस्था सब जगह है, स्वरूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है, देवी देवताओं के रूप में है, भगवान शिव के रूप में है, राधा कृष्ण के रूप में है, स्वरूप तो अलग अलग है लेकिन आस्था वही है। और खासकर जब हम फील्ड पोस्टिंग में होते हैं, फील्ड पोस्टिंग में मैं तो समझता हूँ कि जैसे अब हम डायरेक्टरेट में बैठे हैं, निदेशालय में बैठे हैं, तो किसी भी पद पे बैठे हुए अगर हमें लोगों के रुझान के बारे में पता है, लोगों की मानसिकता के बारे में पता है, उनकी संस्कृति के बारे में पता है, तो उनसे जुड़ाव ज़्यादा होता है। खासकर जब हमारी फील्ड, अभी मैं तो अभी तक फील्ड जॉब में ही था, अभी शिमला में मेरी पोस्टिंग डिपार्टमेंट में हुई है, तो लोगों से जुड़ाव बहुत अधिक होता है। लोगों से अगर आप लोगों के संस्कृति को समझेंगे, लोगों के रहन सहन को समझेंगे, उनकी मेंटालिटी को समझेंगे, तो बहुत अच्छा आपका उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनता है, बहुत आत्मीय संबंध। अब मैं सौभाग्य से जहाँ भी रहा, तो अभी भी ठियोग तक से मुझे फ़ोन आते हैं कि जो मेरी पहली पोस्टिंग रही थी, अभी भी वहाँ के लोगों से मेरा संपर्क है। तो ये इंटीमेसी जो है, निकटता, उससे बहुत जरूरी बनती है, और इसके लिए लोगों का कल्चर का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सौभाग्य से हिमाचल एक सुंदर राज्य है और हिमाचल के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। बस थोड़ा सा उनकी मानसिकता समझने की आवश्यकता है, वो हम समझ जाएं तो फिर बहुत सुहावना रहता है सब कुछ। जैसे कि हम कल्चर की बात कर रहे थे, अपने कल्चर से जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है और समझना कितना इम्पोर्टेंट है, ये अभी हमने सर से जाना। और सर इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपके, जैसे हमने एक्सपीरियंसेस की बात की, कल्चर के बारे में भी आप इतना जानते हैं, इतना समझते हैं, तो साथ ही अगर मैं बात करूँ कि जहाँ आप अभी कार्यरत है, हम आयुष भारत की इतनी बात करते हैं, हम देखते भी हैं, काफ़ी सुनते भी हैं, लेकिन लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और अभी तक जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंची नहीं है, घर घर तक पहुंची नहीं है। तो मैं आपके द्वारा चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि आयुष भारत क्या है और आयुष क्या है, विभाग क्या है, किस तरह से इससे जुड़े और कैसे समझे हम। जी,
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दामिनी मैम आपका। आयुष विभाग जो है मैम, AYUSH, एक्चुअल में पहले से आयुर्वेदा विभाग से के नाम से जाना जाता था। वैसे भी अभी भी आयुष में आयुर्वेदा ही प्रमुख है, लेकिन ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसे कहा जाता है, ISM, यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति, क्योंकि इसमें जो भी विज्ञान है वो लगभग भारत का ही है। तो आयुष है, A से हम आयुर्वेदा कहते हैं, Y से हम योगा कहते हैं, U से यूनानी, S से सिद्धा, H से होम्योपैथी। तो ये लगभग 5-6 जितनी भी ये पद्धतियाँ हैं, जिनमें से अधिकतर का जो प्रादुर्भाव है वो हमारे हिंदुस्तान में हुआ, भारतवर्ष में हुआ। तो हालांकि आयुर्वेदा से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आयुर्वेदा की जो उपयोगिता है उससे हम उतने परिचित नहीं हैं। अभी पीछे जो कोरोना काल आया था उसमें हमने फिर भी आयुर्वेदा की महत्व को समझा और किस प्रकार, क्योंकि आयुर्वेदा जो है इस तरह का एक चिकित्सा विज्ञान है। एक तो हमारा प्राचीन भारत का विज्ञान है अति, ये बात जरूर है कि इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन ये रोग को पूरी तरह से शरीर में मिटाने पे विश्वास रखता है। बिल्कुल। मैं किसी पद्धति की निंदा नहीं कर सकता क्योंकि ये तो संभव नहीं है, लेकिन एलोपैथी की कुछ लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल। और आयुर्वेदा के भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन आयुर्वेदा की विशेषताएं ऐसी हैं कि यदि उनको उस जीवन शैली को या उस तरह के जो वो पद्धति हमें जो सिखाता है उसको यदि हम प्रसारित करें, जिसका प्रयास हम अभी निर्देशालय स्तर पे कोशिश कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, संदीप कदम सर हैं, हमारे निदेशक महोदय हैं डॉक्टर निपुण जिंदल सर, और हमारे मंत्री महोदय हैं श्री आदिवेंद्र गोमा जी। तो एक युवा टीम है हमारी, तो मैं उनके साथ चौथे नंबर पे हूँ। तो उनके साथ हमारा पूरा प्रयास है कि किस प्रकार जो ये है आयुष जो आयुर्वेदा सिस्टम है, यदि ये हमारी वैसे तो हमारी जीवन शैली में है, जो हम मसाले खाते हैं, जो हमारा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, स्नान करना है, स्वच्छ रहना है, और जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रहण करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। अब जो भी थोड़ा सा जानकार व्यक्ति है वो जान रहा है कि जो ये मॉडर्न सिस्टम है, जीने की, रहने की, खान पीन की जो शैली है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। अब जैसे हमारी जो नाइट शिफ्ट्स हैं या रात्रि में जो हम कार्य करते हैं उसमें शरीर में काफ़ी जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं, क्योंकि हम निशाचर प्राणी नहीं है। प्रकृति ने हमें रात को सोने के लिए बनाया है, सुबह जागने के लिए बनाया है। तो हमारी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी भी उसमें आती है। तो वो यही बताता है कि किस प्रकार यदि हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे और रोग के निदान से अधिक रोग की प्रिवेंशन अगर हम करेंगे, रोकथाम करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं पूरे भारतवर्ष के, एलोपैथिक डॉक्टर हैं श्रेष्ठ एम्स के, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो भी यही बात कह रहे थे कि ट्रीटमेंट तो चौथे नंबर पे आती है, उससे पहले तो प्रिवेंशन है। अपना स्वास्थ्य को आप इस तरह से मेंटेन करें। इतना, जैसे मैं अपनी बात करूं तो कोरोना काल में मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, हालांकि मैं SDM कुल्लू के पद पे कार्यरत था, और फील्ड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें कोरोना के जो लोग हैं उनसे डील करना पड़ता था। जिन व्यक्तियों की मृत्यु भी जाती थी उनका अंतिम संस्कार भी कराना पड़ता था, और मेरे कार्यकाल में लगभग हमसे 75 से 80 शवों को जलाया होगा। और ग्राउंड लेवल पे जो हमारा RH कुल्लू है, तो वहाँ हमने मतलब सभी ने और हमने भी अपने उसमें कार्य किया। तो पर हमने बिल्कुल हॉस्पिटल में रह के और कोरोना मरीजों के साथ रह के कार्य किया, मेरे कहने का तात्पर्य है। लेकिन क्योंकि बचपन से आयुर्वेदा सिस्टम में हमने इस तरह के च्यवनप्राश हो गया या तुलसी सेवन हो गया, इस तरह की जीवन पद्धति से इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा, और 2 वैक्सीन जो लगनी थी वो भी सौभाग्य सबसे पहले हमें लगी जब वो ट्रायल बेस में लगनी थी, तो उससे इतना अच्छा रहा कि मुझे कभी कोरोना नहीं हुआ, कोई कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मतलब कहा जाए अगर तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर सर जैसे हम आयुष के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल की बात तो हम इसमें करते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो एक शेड्यूल इसमें योगा का भी आता है और बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी आता है। तो योगा के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि योगा किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। योगा एक महत्वपूर्ण अंग है मैम, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से जाएंगे तब तो इसको अष्टांग योग कहा जाता है। ये इसमें तो 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो वो तो अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। खैर मॉडर्न जीवन शैली में हमने इसको योग और आसन और प्राणायाम तक सीमित करके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इतना भी कर लें, क्योंकि वैसे तो हम ये व्यक्ति की
मानसिक चेतना को स्टेबलाइज करता है, बाह्य विषयों से उसको बचाता है कई तरह के डिस्ट्रैक्शन से। लेकिन उतने भी डीप में न जाकर हम इसको अगर प्राणायाम और आसन तक भी रखें तब भी ये शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ाता है। आपके प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन का संचार होता है और उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और जैसे हमारी हम प्राचीन पद्धति की बात करें, जैसे तो हम प्राचीन पद्धति में मैं बात करूं, योगा के साथ साथ उपवास का बड़ा महत्व है। अब हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है उसको। और अगर आप 2018 का नोबेल प्राइज़ देखेंगे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर ही किसको मिला था वो तो मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ, साइंटिस्ट शायद जापान के थे या अमेरिका के थे, जो भी थे। लेकिन उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर ही वो उन्होंने कहा कि यदि आप एक अवधि में, निश्चित अवधि में आप अगर भूखा रखते हैं अपने शरीर को तो आपके शरीर में कैंसर होने का चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कैंसर जो सेल्स हैं वो वैसे कोशिकाएं हैं जो शरीर में ज़्यादा बढ़ती हैं, ग्रोथ होती है ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो जब आप भूखे रहते हैं कुछ समय के लिए, जैसे हम उपवास करते हैं, हमारा नवरात्रि होता है या हमारा एकादशी का बहुत अच्छा है जो कि 14 दिन के बाद आती है, तो यदि उन्होंने कहा कि यदि आप इस तरह से नियमित रूप से उपवास करते हैं तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो बॉडी, आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं तो बॉडी उन सेल्स को खाएगी जो ज़्यादा एक्टिवेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको कैंसर होने का खतरा जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो योगा भी उसमें आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, क्योंकि जितनी शरीर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, आसन प्राणायाम, अभी नेशनल योगा डे हमने मनाया अभी पीछे यहाँ माननीय गवर्नर महोदय, उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे, रिज मैदान पे ही हुआ। तो हालांकि हम तो देखते हैं कि आसन तो सिंपल है कि गर्दन यहाँ कीजिए, ऐसे कीजिए, ऊपर कीजिए, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण हैं, यदि नियम से व्यक्ति उनको करे तो व्यक्ति बहुत सारे रोगों से बचता है। देखिए गाउट की सिस्टम है, आर्थराइटिस की रोग है, हमें बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है। तो ये सब अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो इनमें से, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन मैक्सिमम रोगों से हमारा बचाव होगा। आयुष ऐसा है। जी बिल्कुल सर, आपकी जो है, हमने एकेडमिक्स के बारे में पूछा, आपकी जॉब के बारे में पूछा और जहाँ भी आप कार्यरत है उसके बारे में भी हमने बातचीत की। अभी तक हम काफ़ी जान चुके हैं आपके बारे में, लेकिन अभी आपका एक और रंग जो है देखना बाकी है। थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करना चाहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं और लोग भी आपसे जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये जो आपका स्पिरिचुअलिटी का सफ़र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और अगर हम कहें कि रुझान किस तरह से आपका बढ़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ? ये सब कनेक्टेड है मैम एक दूसरे से। जैसे मैंने कहा कि जब मैं वहाँ थोड़ा डिप्रेशन में हो गया क्योंकि मुझे नहीं मिल पाई MBBS की सीट जो है, तो कुछ इस तरह से डिप्रेशन बढ़ा, स्ट्रेस इस तरह से बड़ा। फर्स्ट ईयर में था मैं, सन 2002 की बात है, पालनपुर यूनिवर्सिटी में। तो स्ट्रेस इस लेवल मेरा कुछ बढ़ गया क्योंकि अंडर अचीवमेंट की भावना ज़्यादा आ गई। हालांकि व्यक्ति विशेष या छात्र जब किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करके वो उस स्थिति तक पहुंचा होता है। मेरी स्थिति कुछ उल्टी थी कि मैं वहाँ जाके डिप्रेस हो गया कि देखो जी मैंने इतनी मेहनत की, नहीं हुआ। अब मेरा डिप्रेशन का लेवल, मैडम मैंने भी वैसे, जैसे अब इस एज में छात्र घूमते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो इस तरह मैंने भी अपने मन को बहलाने का प्रयास किया कि मैंने भी अपने मित्र मंडली के साथ काफ़ी जो भी रहती है एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर जो है उस अवस्था की, वो करने का प्रयास किया। लेकिन मैं देखता रहा कि मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया, मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया। सबसे दुखद पहलू ये था कि क्योंकि डॉक्टरी तो डॉक्टरी है, चाहे आप MBBS करें, चाहे वेटनरी साइंस करें, कोई भी करें, आपको पढ़ना तो बहुत पड़ता है। और हमारा वेटनरी साइंस तो वैसे ही बहुत कठिन है क्योंकि ह्यूमन साइंस में तो एक शरीर पढ़ना है, ह्यूमन शरीर। वहाँ तो आपको हमें 5 शरीर पढ़ने पड़ते हैं, गाय का, काऊ, बफेलो, डॉग, हॉर्स और पोल्ट्री। तो 5 शरीरों के बाद में इकट्ठे पढ़ना पड़ता है, तो कठिन है। ज़्यादा मुझे दिक्कत तब हुई कि मेरा वहाँ पढ़ने में जी ना लगे। तो जो मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हुई उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए, तो उससे मेरे डिप्रेशन में इजाफा हो गया कि मैं तो यहाँ भी फेल हो जाऊँगा, तो इसमें तो इस तरह ये डॉक्टरी भी नहीं कर पाऊँगा, एंड आई वुड बी अ टोटली फेलियर इन माई लाइफ। तो इस तरह जो है वो डिप्रेशन बढ़ता गया। अब वो यहाँ वहाँ मैंने कोशिश की उसको करने की, बातचीत करने की। जैसे मैंने कहा कि शुरू में कहा कि इतना हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है। हो सकता है हमारी मित्र मंडली, हमारे माता पिता या और कोई अभिभावक हमें वो दिशा ना दे पाए, जिस दिशा की, जिस ऊर्जा की उस समय आवश्यकता है आपको उस दलदल से बाहर निकालने की, वो ऊर्जा ना मिल पाए। जैसे हम नशा मुक्ति केंद्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे जाते हैं वहाँ, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जिस लेवल की मोटिवेशन ऊर्जा चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाते और फिर दोबारा नशे में चले जाते हैं।
तो उसके लिए फिर मेरे पास सौभाग्य से, इसमें कहा कि आध्यात्मिक माहौल का था, धार्मिक माहौल का था, तो गीता मेरे पास रहती थी, सदा ही रहती थी। जब मैं कोचिंग वगैरह भी करता तो अपने पास रखता था। पर वही जैसे अधिकतर लोग माथा टेका, लाल कपड़े में लपेटी और नमस्कार। असली चीज़ है उसके अंदर, बिल्कुल असली चीज़ तो उसके अंदर है और वो पढ़ने के लिए है। वो माथा तो टेकते हैं हम, लेकिन असली ऊर्जा मिलेगी जब हम उसको खोलेंगे। तो वो सौभाग्य से, मेरा सौभाग्य था दामिनी जी, कि मैंने उसको खोला और पढ़ा, और पढ़ के जो ऊर्जा वहाँ से मिली, तो मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान अर्जुन से नहीं, अपितु मुझसे वो श्लोक कह रहे हैं। और वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिली मुझे। वहीं से मैंने जो भगवान का नाम जपना शुरू किया, उसमें मेरी आयु 20 वर्ष रही थी। 2003 से मैंने शुरू किया और आज तक उसके बाद कभी जीवन में स्ट्रेस, निराशा या जिसे कहते हैं डिलेमा कि मैं ये करूं या वो करूं, मार्ग नेशनल हाईवे की तरह दिखता है बिल्कुल स्पष्ट कि किस मार्ग पे चलना है। तो इस तरह से तो सर, जैसे कि हम जानते हैं आजकल इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना हेक्टिक शेड्यूल भी है बच्चों का, और किसी के भी बच्चों का, हम यंगस्टर्स का बात करें, अडल्ट्स की बात करें, और अगर हम ओल्ड एज लोगों की भी बात करें, तो एक हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है। तो उससे किस तरह से हम डील करें, और साथ ही अगर हम टाइम की बात करें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की बात करें, तो ये सब हम किस तरह से मेंटेन करें। आप ही की लाइफ का एग्जांपल है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी है, वहाँ भी कार्यरत है, जैसे कि आपने बताया दिन रात जो है कार्य होता है, लेकिन साथ ही स्पिरिचुअलिटी से भी आप जुड़े हैं। तो किस तरह से हम जुड़े और किस तरह से अपना टाइम टेबल एक हम डिवाइड करें? आपके प्रश्न से मुझे एक श्रीपाद शंकराचार्य जी का एक श्लोक याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि बालो कालो क्रीडासक्तः, तरुणी कालः तरुणासक्तः, वृद्धो कालः चिंतासक्तः, पर ब्रह्म कोपी न सकता। तो उसका अर्थ है संस्कृत में श्लोक है, इसका कहते हैं कि बालो कालः क्रीडासक्तः, कि जब बच्चा बचपन में होता है तो वो खेल कूद में मगन रहता है पूरी तरह से। फिर बोलते हैं तरुणी काले तरुणासक्तः, थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैच्योरिटी आती है, यौवन अवस्था आती है, तो आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इतना प्रबल होता है कि उस तरफ बढ़ जाता है। फिर थोड़ा सा और जब शादी ब्याह होता है, बाल बच्चों का प्रेशर बढ़ता है, तो उसको पैसा चाहिए, फिर वो पैसे के पीछे भागता है, कैरियर के पीछे भागता है, तो उसमें चिंता रहता है। और जब वृद्ध हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो फिर वो चिंता में ग्रस्त हो जाता है बिना किसी कारण से कि जी मेरा बेटा ठीक नहीं है, पोता ठीक नहीं है, पोती ठीक नहीं है, ये झगड़ा चला हुआ है, वो है। तो बोलते पर ब्रह्म को अपी न सकता। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य मनुष्य का एक तरह से उसके भाग्य के ऊपर थोड़ा सा रुदन करते हैं, रोते हैं कि व्यक्ति किसी न हर एक अवस्था में किसी न किसी कार्यकलाप में वो बेचारा आसक्त है, लगा है, चिंता में लगा है, लेकिन परब्रह्म के प्रति, सुप्रीम के प्रति जो है उसका कोई, किसी भी प्रकार का उसका कोई आसक्ति जो है कभी भी किसी जीवन की अवस्था में नहीं आती है। जिसको भी पूछो कि इस तरफ आपका रुझान है, जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पढ़ रहे हैं अभी भी टाइम नहीं है, परिवार पाल रहे हैं टाइम नहीं है, अब जी बूढ़े हो गए अब और काम है, जी टाइम नहीं है। तो ये निस्संदेह ये श्लोक हालांकि 7वीं शताब्दी में कहा गया, आज से कोई 13-14 साल पहले कहा गया, लेकिन इसकी रेलेवेंस आज भी है। इसकी रेलेवेंस आज भी है। हम भी भागा दौड़ी की जीवन में फंसे हैं। बिल्कुल हमें चाहिए, मतलब जो मैं अपना जीवन देखता हूँ, हमें चाहिए कि हमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो गहराई से, मतलब धार्मिकता केवल एकमात्र दिखावा नहीं है मैडम, कि इसमें व्यक्ति जो है केवल दिखाने के लिए टीका लगा ले या दूसरे को बताने के लिए अपने आप को करे, लेकिन वो जो सुप्रीम एनर्जी है, वो परब्रह्म, जिसे आप नाम उसको कुछ भी दे दीजिए जो आपकी श्रद्धा अनुसार आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन शक्ति तो है, एक शक्ति तो है, एक सुप्रीम तो है जिसने सब कुछ चलायमान रखा है। अब हमारा शरीर है, इतने परफेक्शन से हर कार्य करता है, सब कुछ उसमें होता है, तो निस्संदेह चलाने वाला जब हमारा सिस्टम है तो सिस्टम बनाने वाला भी है। तो उस प्रकार मैं समझता हूँ कि फोकस रखने के लिए हमारे गीता भागवत तो सरल कहती है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं कहती कि हम किसी साइकेट्रिक के पास जाएं या किसी और व्यक्ति के पास जाए, वो तो कई कुछ बताएगा कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। अगर एक सरल भाषा में कहा जाए तो परब्रह्म में जितनी हमारी अगर श्रद्धा है और मजबूत श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति हर प्रकार के स्ट्रेस से छूटता है, हर प्रकार के स्ट्रेस से बचता है। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है, वो उसकी जो श्रद्धा है वो इतनी स्ट्रांग है। यदि हम गीता भागवत का या गीता ही अगर केवल एक मतलब गीता का भी यदि हम आश्रय ग्रहण कर लें, तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कभी नकारात्मक ऊर्जा उसको प्रभावित नहीं कर पाती। जो मेरा अपना अनुभव है कि एक श्लोक भी आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी आप पढ़ेंगे, आप ऊर्जा से भर जाएंगे। बिल्कुल। और नेगेटिव विचार जो हैं वो, क्योंकि हमारा मन ऐसी चीज़ है, एक ऐसा उपकरण है हमारे पास, मन इज़ अ जनरेटर ऑफ थॉट्स।
मन में निरंतर थॉट्स जो है वो बिल्कुल। उत्पन्न होते हैं। और मन की समस्या ये है कि मन में जो थॉट्स आते हैं, अब एक स्टडी है, साइंटिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, वो कहती है कि राउंड अबाउट 20,000 to 25,000 थॉट्स दे कम टू द ह्यूमन माइंड एवरी डे। जी। एक दिन में एक व्यक्ति का लगभग आप समझिए कि 10 से 20 हज़ार थॉट्स उसके मन में आते हैं। एंड 80% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव। 80% उसमें जो है या 70% उसमें नकारात्मक होते हैं, जो व्यक्ति को कि क्या होगा, कैसे होगा, ये है वो है, गलत की तरफ। तो उस समय जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस हो, बहुत ज़रूरी है कि हमारा किसी जगह मन जो है टिका हो। जी। और गीता में भगवान वो तरीका सिखाते हैं आपको कि मन को कैसे केंद्रित रखना है। जब अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध कर, फल की चिंता ना कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो फोकस बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। उसके बगैर जो है डिस्ट्रैक्शन के इतने अधिक चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि आप संस्था से भी जुड़े हैं और जो हमारी यूथ है वो भी जानना चाहती है, तो जाते जाते मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा और मैं चाहूँगी कि चंद शब्दों में आप उसका उत्तर हमें दें कि जो यूथ है उसे आप क्या कहना चाहेंगे कि संस्था से भी जुड़ना चाहिए या अपनी जो वो स्पिरिचुअलिटी है उससे किस तरह से जुड़े, और कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना या किसी संस्था से जुड़ना? जी, ये अच्छा प्रश्न है आपका अंत में जो है। तो मैं संस्था से जुड़ा हूँ, संस्था का नाम है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वैसे तो जैसे कि हम देवभूमि के लोग हैं, धार्मिक हैं जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि देव कल्चर और धार्मिक होने के बाद भी समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही है। हम अपने बच्चों को नशे की तरफ जाने से नहीं रोक पा रहे। अब मेरा कुल्लू में काफ़ी लंबा टेन्योर रहा, 5 वर्ष में वहाँ कार्य किया, तो वहाँ के कल्चर को बड़ी गहराई से जाना। कुल्लू तो बिल्कुल ही देव कल्चर है, वहाँ तो देवता जो है गांव-गांव में है। और लोग बुरे, अपर शिमला में भी हमारा ऐसा सिस्टम है, सिरमौर में थोड़ा कम है, मंडी के ऊपर वाले इलाकों में भी यही सिस्टम है। देवता कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि हमारे अपने घर में देवी का रथ है, हमारे वहाँ देवी की पूजा बचपन से होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना होने के बाद भी, इतनी संस्कृति में इतने गहराई से धार्मिकता का प्रवेश होने के बाद भी हम बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे, अब आप नशा पूछेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, कुल्लू का नाम सबसे आगे आएगा क्योंकि वहाँ नशा सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक ये चरस इत्यादि की वहीं से जनरेशन होती है। हम जानते हैं वो तो एक तरह से हब है, फैक्ट्री है चरस उत्पादन की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संस्था जो है, खासकर जो, अब मतलब मैं अपनी संस्था का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि जब हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, मैंने उनकी भगवद गीता पढ़ी थी। क्योंकि गीता तो बहुत है, गीता तो आप मार्केट से कोई भी गीता उठा के ले आइए, और गीता के श्लोक भी वही हैं, 700 श्लोक, 18 अध्याय। लेकिन असली चीज़ है कि आप श्लोक संस्कृत पढ़ेंगे, आप उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, असल चीज़ है तात्पर्य। क्योंकि मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप श्लोक पढ़ेंगे, मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, आप अपने हिसाब से सोचेंगे, मैं अपने हिसाब से विचार करूंगा। लेकिन कोई हमें बताने वाला हो, ऑथेंटिक, जैसे हम जो भी चीज़ करते हैं, तो हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम बोलते हैं ऑथेंटिक या मान्यता प्राप्त हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। तो वैसे ही स्पिरिचुअल साइंस भी एक साइंस है। ये धार्मिकता नहीं है। जी बिल्कुल। अगर कहा जाए, अगर हमें मन की शांति चाहिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें टाइम देना होगा, और पढ़ाई के साथ साथ हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के साथ हमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए, और जो सही अर्थ है वो समझना चाहिए, सही संस्था से, और उसी के साथ हमें आगे जाना चाहिए। सर, आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए। हमने इतनी सारी बातें आपसे की और बहुत कुछ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दूरदर्शन हिमाचल जो है उसका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने अवसर दिया, मंच दिया, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और इसी के साथ दर्शकों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।